देखना पसंद करता हूँ, जिससे कि लोक संगीत का पूरा जो व्यापक क्षेत्र है वो आ जाए। अब ये चार कौन से हैं? देखिए, सबसे नीचे से शुरू करिए। एक तो जिसको हम ट्रू लोक संगीत कह सकते हैं। सर, आप लोक संगीत के चार हिस्सों की बात कर रहे हैं। हिस्से करके उसको समझेंगे आप, तो फिर आप भविष्य में लोक संगीत की बात ठीक से कर पाएंगे। अभी कहीं कालबेलिया पकड़ में आ गए, कहीं लंगे पकड़ में आ गए, जो दिख गया वो पकड़ में आ गया। उसका पहले पूरा क्षेत्र का जो विस्तार है, पूरा आंगन एक बार समझ लीजिए क्या है। उसके बाद फिर किस कोने की बात आपको करनी है वो कर लीजिए। दूसरे, आप एक चीज को पकड़ के कुछ और चीजें छोड़ तो नहीं रहे हैं, ये इंश्योर कर लीजिए। तो पहला हिस्सा तो बेसिक जमीन से जुड़ा हुआ, जिसको आप ट्रू फोक कह सकते हैं, सच्चा फोक, अनएडल्टरेटेड फोक। वो है, देखिए, किसान का गीत, महिलाओं का गीत, आदिवासियों के संगीत, ये जो हैं बच्चों के गाने, श्रम करते हुए किसानों के गाने, श्रम करते हुए मजदूरों के गाने, पालकी ढोकर जो ले जा रहे हैं उनका गाना, कहार के गीत, ये ट्रू फोक है। जमीन के सबसे नजदीक है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कम से कम सोफिस्टिकेशन है और ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्टेनिटी है। जो दिल में है वो बाहर आ रहा है। उसमें कोई, उसके पीछे कोई बड़ी साधना नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ा विचार नहीं है, उसके पीछे शिक्षा नहीं है, उसके पीछे कोई पुरानी परंपरा चली आ रही हो, यानी जो गुरु शिष्य परंपरा जिसको कहते हैं, उस तरह की चीज़ नहीं है। थोड़ी बहुत है, बड़ी बूढ़ियों को सुनकर लड़कियां सीख रही हैं, गैर को, बड़ों को देखकर बच्चे सीख रहे हैं, वो है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। तो ये पहला सोपान है, इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। और ये भी समझ के चलिए कि टोटल लोक संगीत का शायद 80 से 90% हिस्सा यही संगीत है, जो हमारी नज़र से दूर रहता है, जो हमारे कंसर्न्स से बिल्कुल अलग रहता है, जिसकी हमें कभी चिंता नहीं होती, जिसकी किसी कलाकार कॉलोनी में आपको कहीं पर कोई खोज खबर नहीं मिलेगी, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, सारे में बिखरा हुआ है, और जिसको समाज मोस्टली स्वांतः सुखाय करता आया है, किसी को सुनाने के लिए नहीं है। हो सकता है उनमें कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हों, कुछ लोगों ने एक्सपर्टीज ज़्यादा गेन कर ली हो, कुछ ने कम की हो, लेकिन कुल मिलाकर वो दिखावे के लिए नहीं है, वो मनोरंजन के लिए नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की चीज़ है। जैसे बोल रहे हैं वैसे गा रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे नाच रहे हैं। इन दोनों के बीच में ज़्यादा बड़ा वक्फा, कोई ऑर्गेनाइज्ड कंसर्न, कोई सुविचारित प्लान उसके पीछे नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, इसी का एक थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रूप आपको मिलता है, जहाँ वो ज़्यादा व्यवस्थित है। उसके उदाहरण आपको मिलेंगे। एक तो जैसे ये रेडियो पर गाना हो रहा है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें तबला जुड़ गया है। पहले में वाद्य यंत्र ज़रूरी नहीं है तो अच्छा है, ढोलक है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई रोक नहीं है, अटक नहीं है कि बिना ढोलक गाना नहीं होगा, नौ मन तेल होगा तब रागा नाचेंगे, ऐसा नहीं है। आए बैठे गा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, कोई मान मनुहार की ज़रूरत नहीं है, वाद्य यंत्र की ज़रूरत नहीं है। नंबर टू, इसमें थोड़ा सा वाद्य यंत्र जुड़ गया है, ये भी नॉन प्रोफेशनल अमेच्योर गाना है, मोस्टली प्रोफेशनल नहीं है। तो पहले दो सोपान जो हैं वो नॉन प्रोफेशनल हैं, गैर पेशेवर हैं। ऑर्गेनाइज्ड के और उदाहरण हैं, जैसे बड़ी बड़ी मंडलियां होती हैं जो नृत्य करती हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैर नृत्य होता है। आपके अलवर क्षेत्र में जैसे संगीत दंगल होता है,
जहाँ पर हेले का ख्याल होता है, मीणों का और गुजरों का कन्हैया होता है, ये उदाहरण हैं इस दूसरे सोपान के, जिसमें ये ज़मीन से जुड़ा हुआ लोक संगीत थोड़ा ऊपर उठकर ऑर्गेनाइज्ड हो गया है और इसमें थोड़ी गुरु शिष्य परंपरा आ गई है। हेले के ख्याल में एक गुरु है, उसने दूसरों को सिखाया है। दूसरी क्या बड़ी बात है, पहले सोपान पर आपको ऑथर का नाम नहीं मिलता, किसने लिखा है ये गीत, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है किसी का लिखा हुआ गीत आज से 100 साल बाद लोकगीत बन जाए, ये संभव है, लेकिन उसके नाम से नहीं वो चल रहा है, वो अनाम होकर उस लोक के समुद्र में वो नदी मिल रही है। तो शुरुआत में तो किसी ने लिखा ही होगा, किसी एक ने शुरू किया होगा और उन्हें जोड़ दिया, उसमें क्षेपक कह लीजिए, एडिशन कह लीजिए, अंतरे जोड़ दिए, दूसरी भावभूमि पर आकर उसको गीत को दूसरा रूप दे दिया, एक धुन में कई गीत बन गए, ये तो चलता है। तो दूसरा सोपान जो है, इसमें आपको लेखक का नाम मिलने लगता है, इसमें वो गुरु कविता लिख रहा है और फिर हेले के ख्याल में वो पेश की जा रही है। संगीत दंगल में एक गुरु है, वो सिखा रहा है और बाकायदा शास्त्रीय रागों में गाना हो रहा है, गांव के चौराहे पर गाना हो रहा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत है, वो उसको राग के हिसाब से गा रहे हैं गांव के किसान, गांव के मजदूर। गुरु एक है, वो शायद सीखा पढ़ा है, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते और वो बम के साथ, बड़े नगाड़े के साथ उसको गा रहे हैं। तो ये दो सोपान तो हो गए नॉन प्रोफेशनल। उसके बाद आइए तीसरा सोपान, तीसरा और चौथा, वो पेशेवरों का है, प्रोफेशनल्स, जिनके लिए जरियाए माश है संगीत, नृत्य और संगीत जरियाए माश। अब ये तीसरा जो है, उसमें आपके ये सारे लोग आते हैं, कालबेलिए, कंजर, सांसी, अलग अलग देवताओं के भोपे, बाबू जी के भोपे, देवनारायण जी के भोपे, भैरू जी के भोपे, औरों के भी भोपे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये लोग जो हैं, ये इस तीसरे सोपान पर आते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स। अंतर क्या है, वाद्य यंत्र इनके भी हैं, बल्कि हर कास्ट के कम्युनिटी के साथ वाद्य यंत्र जुड़े हुए हैं उनके टोटम की तरह से। कहीं पर आपको जोगिया सारंगी मिल रही है, कहीं पर आपको चिकाड़ा मिल रहा है, कहीं पर आपको डेरू मिल रहा है, तो वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और गायन विशेष और जाति विशेष, भोपा विशेष, रावण हत्ता जो है वो पाबू जी के साथ जुड़ा हुआ है, जंतर जो है वो देवनारायण जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाद्य यंत्र और उनका ये स्पेसिफिक जुड़ाव, जो शायद पहले और दूसरे सोपानों पर नहीं है। ढोलक है लेकिन किसी के साथ जुड़ी हुई हो ऐसा नहीं है, शंख बज रहा है लेकिन किसी के साथ जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है। तो इस तीसरे सोपान पर आकर आपको ये वाद्य यंत्रों का जुड़ाव और वाद्य यंत्र उनकी पहचान के रूप में सामने आते हैं, और आप, जैसा मैंने कहा, उनका टोटम बन जाता है एक तरह से। तो तीसरा जो सोपान है, इसमें भी पेशेवर हैं, उदाहरण मैंने आपको दे दिए। एक मुख्य बात यह है कि गाने में कौशल तो है इनके, लेकिन इतना विकसित नहीं है कि आपको उसमें शास्त्रीयता के कोई तत्व दिखने लगे। कंजरों का गाना, कालबेलियों का गाना, सांसियों का गाना, इसमें आपको वो शास्त्रीयता के तत्व नहीं दिखेंगे। अनकॉन्शियसली कहीं कहीं पर राग का आधार आ सकता है, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है। जैसे पाबू जी का भोपा प्रभाती गाता है, प्रभाती में राग आशा आता है, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है कि मैं यहाँ पर राग आशा गा रहा हूँ। ये तीसरा सोपान हुआ प्रोफेशनल्स का पहला। दूसरा प्रोफेशनल्स का सोपान और हमारे टोटल गिनती में चौथा, पायतान, चौथा, 1 2 3, 2 तो नॉन प्रोफेशनल, तीसरा प्रोफेशनल, पहला ग्रेड, जिसमें कि शास्त्रीयता के तत्व नहीं है, शास्त्रीयता का भान नहीं है, शास्त्रीयता की कॉन्शियसनेस नहीं है,
और उतना विकास नहीं हुआ है कि वो एक प्रकार की समानांतर शास्त्रीयता आपको दिखने लगे। लेकिन चौथा जो वर्ग है, चौथा जो सोपान है, जिसमें लंगे मांगणियार आते हैं, जिसमें आपके ये ढाड़ी आते हैं, जो सीखे पढ़े अच्छे ढोली हैं, ढोलियों के बहुत सारे नाम हैं, राणा, ढोली, दमामी, उनमें राज दमामी भी आते हैं। तो जो गांव का मामूली ढोली है वो तो तीसरे वर्ग में रह गया। जो सीखा पढ़ा ढोली है, राज दमामी है, जो राज दरबारों से जुड़ा हुआ था, वो इस चौथे वर्ग में आ गया। और लंगे मंगणियार खास तौर पर इस चौथे वर्ग की पहचान है। इसमें अंतर क्या है तीसरे और चौथे में? यहाँ पर शास्त्रीयता के तत्व, शास्त्रीयता जैसे तत्व उभर कर सामने आते हैं। रागों का नाम आ जाता है, रागों के समय की बात आ जाती है कि ये इस समय गाया जाएगा, ये इस समय गाना चाहिए, ये इस समय गाना चाहिए। रागों के दोहे आ जाते हैं, हालांकि वो लक्षण दोहे नहीं हैं। वो दोहे उस प्रकार के हैं जैसे आपको रागमाला पेंटिंग में मिलते हैं कि वो एक गोरी बैठी हुई है और वो विरह में उसका रंग पीला पड़ा हुआ है और एक फूलों की माला है, इत्यादि इत्यादि। वो राग के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन रागमाला पेंटिंग में उसके आधार पर पेंटिंग की जा रही है। खैर, तो ये चौथा वर्ग हो गया। ये इसको शीर्ष भी कह सकते हैं आप एक तरह से। और इसमें थोड़े से शास्त्रीयता के तत्व और शास्त्रीयता की कॉन्शियसनेस आ जाती है। चौथे वर्ग में थोड़ा मुर्की, तान, छोटी छोटी सुरों का नाम, जटिल वाद्य यंत्रों को मिलाना, जैसे सिंधी सारंगी है। अब सिंधी सारंगी में 4 तार तो बाज के हैं, उसके नीचे 8 तार झारे के हैं और 17 तार जील के हैं, यानी तरब के। अब इनको मिलाना आसान काम है क्या? बिल्कुल। तीसरे वर्ग में भी ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको मिलाने के लिए आपको कान का ज्ञान चाहिए। भले ही आपको ये पता नहीं हो कि ये कौन सा सुर है, इस सुर का इस सुर से अंतर क्या है, कितनी श्रुतियों का अंतर है, ये सब नहीं मालूम है। लेकिन रावण हत्थे में भी 16 तरब के तार हैं। वो बाज के तार भी मिला रहा है अपने हिसाब से और 16 तरब के तार मिला रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसके कान में सुर नहीं है, सुर तो है, लेकिन उसको शास्त्रीयता का ज्ञान नहीं है कि ये सा है, ये रे है, ये गंधार है, ये कोमल है, ये शुद्ध है, ये तीव्र है। अब ये चौथा वर्ग जो है, इसमें सुरों के नाम भी आ जाते हैं। दादर जो है वो षडज है, आगोर जो है वो पंचम है। दादर से दूसरा कोमल ऋषभ हो गया, दादर से उससे आगे का शुद्ध ऋषभ हो गया, कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, मध्यम, इत्यादि इत्यादि। उसको 1 2 3 4, 1 2 3 इस तरह से। इधर तो आ गया आपका दादर, उधर आ गया आगोर, उससे आगे 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से करके सप्तक हो गया पूरा। तो ये 4 को जब आप ध्यान में रखेंगे तब आप लोक संगीत का जो विस्तार है उसका अंदाजा कुछ कर सकेंगे। और तब आप विचार कर सकेंगे कि लोक संगीत की स्थिति क्या है, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, कौन सी चीज़ें सरकार कुछ कर सकती है, कौन सी चीज़ों में समाज को ही करना है, सरकार नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए सरकार ने जो भी किया है या पर्यटन ने जो भी किया है वो सिर्फ तीसरे और चौथे वर्ग के लिए। बिल्कुल। वो 80 से लेकर 90% जो है पहला वर्ग, वो तो उनके गुमान में ही नहीं है, क्योंकि वो मनोरंजन नहीं करता, क्योंकि वो मंचीय नहीं है। आपको तो सिर्फ उससे मतलब है जो कि मंच पर जमे, जो अनजान लोगों को, बेशऊरे लोगों को, मनोरंजन के भूखे लोगों को लुभा सके। ये इक्वेशन हमने लोक संगीत की कर दी है। इसलिए सरकार या पर्यटन से आप ज़्यादा उम्मीद करके चल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके लिए लोक संगीत का मतलब है मनोरंजन।
उनको मतलब है सांस्कृतिक संध्या से। और सांस्कृतिक संध्या में ये सारा विस्तार आ ही नहीं सकता, बल्कि इनमें से भी जो चीज़ें पेश हो रही हैं उनका सच्चा स्वरूप, उनकी गहराई, उनका पूरा विस्तार, लंगों को अगर 100 गाने आते हैं तो आपने मंच पर सिर्फ 5 गाने वाले उनको बना दिए। अगर मंगनियार को शादी के, ब्याह के, बारात के, पेट पीछी के, मृत्यु के, जन्म के 100, 150, 200 गाने आते हैं, 5-10 में तो आप उसको सब भुला रहे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ वो 4-5 गाने वो पकड़ लिए, केसरिया बालम, दमादम मस्त कलंदर। 5 गाने चलाकर आप सारी सांस्कृतिक संध्याएं निपटा सकते हैं। एक कलाकार सारी सांस्कृतिक संध्याएं निपटा सकते 150 गाने भुला सकते। तो इसलिए जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो सारी स्थिति के सिर्फ एक कोने को छूता है। और आप शुरू करते हैं पर्यटन से और ख़त्म करते हैं सरकार पे। वो आपने न शुरू किया न ख़त्म किया, आपने बिल्कुल जो 0.1% है, 0.01% उसको पकड़ा। इस सारे विस्तार के बारे में सोचिए, तब आप कहीं पर थोड़ा सा लोक संगीत की बात करने लायक, उसके बारे में चिंता करने लायक हो पाएंगे। अब समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई राजाओं ने संगीत को जिंदा रखा, लोक संगीत को, लेकिन शायद 80-90% जो लोक संगीत है उससे राजाओं को कोई मतलब नहीं था। जो गडरियों का गाना है, जो किसानों का गाना है, जो चरस चलाते हुए जो वो गाना है, जो वो बैल नीचे जाते हैं तो वो दोहा शुरू करता है, और जब वो चरस ऊपर आ जाता है तो वो उसको इशारा करता है और वो कील निकाल देता है और चरस खाली करके वापस नीचे चला जाता है। ये बारे के जो दोहे हैं, बारे के जो गाने हैं, इससे किसी को मतलब नहीं रहा है। ना जागीरदारों को इससे मतलब था, न राजाओं को इससे मतलब था, न सरकार को इससे मतलब अब है, न पर्यटन को इससे मतलब अब है, न हो सकता है, क्योंकि उनकी नज़र पर जो चश्मा चढ़ा है उसमें तो सिर्फ वो लंगे मांगणियार और वो थोड़ा सा मनोरंजन और थोड़ा सा घूमर और थोड़ा सा गैर और ये जो चीज़ मंच पर हो सकती है वो दिखता है। तो समाज का बहुत बड़ा रोल था। समाज ने अपने लिए इस लोक संगीत को बनाया था, उसको जिंदा रखा था। जो आपका पेशेवरों का पहला वर्ग था वो भी विरत व्यवस्था से यजमानी व्यवस्था की वजह से जिंदा थे। अलग अलग जातियों से उनका जुड़ाव था। ये पैटर्न है, ये उसका मांगणहार है, मांगने वाला यानी उसका मनोरंजन करने वाला। जैसे और जातियां थीं पेशेवर, कुम्हार था, बढ़ई था, लोहार था, बागबान था, माली था, तेली था, सुनार था, जोशी थे, ये सारे जैसे अपनी सेवाएं प्रदान करते थे वैसे ही संगीत की सेवा प्रदान करता था वो तीसरा वर्ग। और वो अलग अलग जातियों से जुड़ा हुआ था, और सिर्फ राजपूतों से नहीं, नीची से नीची जाति को मांगने वाले, गाने वाले, उनकी वंशावली रखने वाले थे। जो सबसे नीची जाति है उसका भी आपको कोई मंगणहार, उसका भी कोई गाने वाला, उसका भी कोई सांगीतिक मनोरंजन करने वाला मिल जाएगा। ये जो पैटर्न और उसका संगीतज्ञ और उसका जो अक्सर जीनियोलॉजिस्ट भी होता था, उसकी वंशावली रखने वाला भी होता था, ये जो संबंध था इसने इस 80-90% संगीत को जिंदा रखा हुआ था। और बाकी वो समाज के त्योहार में शादी है, 6 दिन तक शादी हो रही है तो नेचुरली 100 गाने गाए जा रहे हैं। अब जो समस्या है, जो आपका प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति ये है कि चूंकि समाज बदल रहा है,
क्योंकि बहुत तेज़ी से बदल रहा है, जितनी तेज़ी से पहले नहीं बदला उस तेज़ी से बदल रहा है। अब जितना 100 साल में बदलता था उतना 10 साल में बदल रहा है, जितना 10 साल में बदलता था उतना 1 साल में बदल रहा है, जितना 1 साल में बदलता था उतना शायद 1 महीने में बदल रहा है। तो ये जो बदलाव है और जो धीरे धीरे इंटीरियर में जा रहा है, गाँव में जा रहा है और आदिवासी क्षेत्रों में भी जा रहा है, वो उस 80-90% जो संगीत, जो पहला पायदान है, जो दूसरी पायदान है, उसके लिए घातक है, उसके लिए विनाशक है। और जैसे बाढ़ में हमारे बिना देखे बिना सुने कगार ढह जाते हैं, उस तरह से ये संगीत ढह रहा है, ख़त्म हो रहा है, हमें पता नहीं, क्योंकि हम उसके प्रति जागरूक ही नहीं हैं, हमें उसकी कॉन्शियसनेस ही नहीं। हमें वो महिलाओं के गाने, हमें वो किसानों के गाने, हमें वो बारे बारे के गाने, उसका मतलब ही नहीं, हम जानते ही नहीं। वो हमारे लिए एक अनजानी दुनिया है, उस दुनिया के बारे में हम कुछ जानते नहीं। तो वो जो समाज ने अपने ढंग बना रखे थे इन चीज़ों को जिंदा रखने के, और वो जो पैटर्न और उसका जुड़ाव था, पैटर्न का और उसके मंगनहार का, उसके गायक का, उसके यजमानी प्रथा जिसको कहते थे, बिरत प्रथा भी कहते थे, वो जुड़ाव जो था वो ख़त्म हो गया। अब गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, शहर में आते ही वो सारी गांव की व्यवस्था जो थी, संगीत की जो व्यवस्था थी, संगीत को जीवंत रखने वाली जो चीज़ें थी, वो सारी पीछे छूट जाती हैं। यहाँ आकर उसको शर्म आने लगती है। लड़का मैट्रिक पास करता है, उसको गाने में शर्म आने लगती है। सर, इस बात पर तो यकीन आप भी करेंगे कि इन गीतों के साथ आपने 4 हिस्सों में बांट दिया, इससे बातचीत शायद थोड़ी आसान हो गई है। इन गीतों के साथ राजस्थान कहीं ना कहीं जिंदा था, राजस्थान की बात करें तो, और जैसे ये गीत खत्म होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान भी। आप किसकी बात कर रहे हैं, तीसरे और चौथे की या पहले और दूसरे की? मैं सर उन चारों की बात कर रहा हूँ यहाँ। चारों की बात एक साथ मत करिए जी। चारों में थोड़ा सा अंतर है। बिल्कुल। पहला और दूसरा जो है उसका कोई धनी धोरी कोई नहीं अब नहीं है। जो धनी धोरी थे वो धीरे धीरे उसको छोड़ रहे। लेकिन उन गीतों के साथ राजस्थान की परंपराएं थी, वो समाज था, वो सभी जगह थे जी। ऐसा नहीं है कि ये पहली और दूसरी जो पायदान है जी। वो सिर्फ राजस्थान में रही। नहीं, मैं सिर्फ राजस्थान की अभी बात करना चाहता हूँ आपसे। लेकिन उसको ये मत कहिए कि सिर्फ राजस्थान का है, वो ये सब प्रदेशों में रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, कजरी है। बिल्कुल। अब कजरी ऑर्गेनाइज ढंग से भी गाई जाती है और कजरी महिलाएं चाहती और कजरी महिलाएं और पुरुष भी गाते। अभी सर मैं महोबा में कजरी मेला वहाँ साल में लगाते हैं, मैं अभी 3 दिन पहले वहीं से लौटा हूँ। वो बैठी कजरी, खड़ी कजरी, जी। दंगली कजरी वहाँ भी है। लेकिन राजस्थान गीत जिस तरह पूरी दुनिया में राजस्थान की पहचान के साथ गया, उस तरह उत्तर प्रदेश का कजरी देश के दूसरे या दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं जा पाया। इसलिए नहीं गया कि आपके पास ये तीसरी और चौथी पायदान जो है राजस्थान में, वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा प्रोफिशेंट, इसलिए विदेशों में हो गया। इसीलिए जो मांड सारे उत्तर भारत में है, राजस्थान की मांड विशेष हो गई केसरिया वालों, क्योंकि यहाँ पर जो राज दरबारों के गुणी लोग थे उन्होंने इस प्रकार की बंदिशें बना दी। ये बंदिशों की बात राजस्थान के बाहर नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक माइनर राग के रूप में मांड को गाया बजाया जाता है। महाराष्ट्र के नाट्य संगीत में मांड है। यहाँ पर बहुत सारी लोक रागनियाँ भी हैं, उनमें से मांड एक थी। मांड को जब इन राज दरबारों ने अपनाया तो मांड को उसका वर्तमान रूप मिला। खैर, तो अब आप और क्या जानना चाहेंगे?